औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल हमने ज़हीरुद्दीन बाबर के बारे में, उनकी तलीम के बारे में बयान किया था। तो आज हम हिस्सा 2 ज़हीरुद्दीन बाबर के दौरे हुकूमत के बारे में बयान करेंगे। ज़हीरुद्दीन बाबर ने जब काबुल और कंधार को फतह किया तो उसके बाद बर-ए-सगीर पाक व हिंद में आने का फ़ैसला किया और फतह करने का मंसूबा बनाया। 1516 से लेकर 1524 तक ज़हीरुद्दीन बाबर ने हिंदुस्तान में छोटे छोटे हमले किए। तो बाद में हिंदुस्तान के शुमाली इलाका जात में इब्राहिम लोदी की हुकूमत थी। इब्राहिम लोदी के ज़ाती रवैये की वजह से और ज़ाती ख़ाहिशात की बिना पर औसरान और ब्यूरोक्रेसी उसके ख़िलाफ़ हो चुकी थी। तो इन हालात में जब ज़हीरुद्दीन बाबर ने इब्राहिम लोदी पर हमला किया तो उसके साथी और औसरान इब्राहिम लोदी को छोड़कर ज़हीरुद्दीन बाबर के साथ मिल गए। तो उस वक़्त पंजाब में यानी लाहौर में दौलत खां लोदी गवर्नर थे। तो दौलत खां लोदी ने ज़हीरुद्दीन बाबर को पैगाम भेजा कि वो पंजाब में हमला करें तो मैं उनका साथ दूंगा। तो ज़हीरुद्दीन बाबर ने पंजाब का रुख किया और लाहौर को फतह किया। दौलत खां लोदी ये समझते थे कि जब ज़हीरुद्दीन बाबर पंजाब को फतह कर लेंगे तो लाहौर में मुझे दोबारा गवर्नर बना देंगे। लेकिन फतह के बाद ज़हीरुद्दीन बाबर ने दौलत खां लोदी की जगह अपना एक और साथी निगरान गवर्नर मुकर्रर कर दिया और ख़ुद काबुल और कंधार में चले गए। तो दौलत खां लोदी ने बाद में फिर मंसूबा बनाया और पंजाब को फतह किया और पंजाब के फिर दोबारा गवर्नर बन गए। तो जब ज़हीरुद्दीन बाबर को काबुल में पता चला तो उसने अपने नामज़द करदा निगरान गवर्नर और दूसरे साथियों से कहा कि आपकी नाअहली की वजह से दौलत खां लोदी दोबारा पंजाब के गवर्नर बन चुके हैं। तो इसके बाद जो मरहला आता है वो आता है पानीपत की जंग 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर ने इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत के मैदान में जंग की और इब्राहिम लोदी की फ़ौज को शिकस्त दी और फतह हासिल की। तो अब आगे जो है वो जनरल नॉलेज का एक सवाल आता है कि पानीपत कहाँ वाक़या है। पानीपत जो है वो हिंदुस्तान में दिल्ली से शुमाल की तरफ 80 किलोमीटर के फासले पर एक शहर है, उसको पानीपत कहा जाता है। तो ये जंग 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान हुई और ज़हीरुद्दीन बाबर ने फतह हासिल की। तो अब हम ज़िक्र करते हैं कि किन वजूहात की बिना पर ज़हीरुद्दीन बाबर ने बर-ए-सगीर पाक व हिंद को फतह किया। तो पहला पॉइंट है मुनज़्ज़म फ़ौज। ज़हीरुद्दीन बाबर की जो फ़ौज थी वो मुनज़्ज़म थी, वो हर तरह से ट्रेंड थी, उनकी अच्छे तरीके से तरबियत की गई थी। ज़हीरुद्दीन बाबर को अपनी फ़ौज पे नाज था। और दूसरा पॉइंट आता है
बारूद फेंकने की टेक्नोलॉजी ज़हीरुद्दीन की फ़ौज के पास बारूद फेंकने की टेक्नोलॉजी थी। वो जंग के दौरान तोप खाने के ज़रिए बारूद फेंकते थे और अपनी जंग में कामयाब हो जाया करते थे। तो ये ऐसी हिकमत अमली थी जिसकी बना पर ज़हीरुद्दीन बाबर ने भरपूर कामयाबी हासिल की। तो इसके बाद अगला पॉइंट जो आता है वो सियासी हिकमत अमली। ज़हीरुद्दीन बाबर ने ऐसी हिकमत अमली बनाई जिससे उसको कामयाबियाँ मिलने लगी। उसकी फ़ौज ट्रेंड थी, वो फ़ौज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता था। तो इसके बाद जो है वो जंगे कनवाहा 1927 में जंगे कनवाहा लड़ी गई। तो उस वक्त ज़हीरुद्दीन बाबर और राणा सांगा के दरमियान जंग हुई। राणा सांगा जो था उसका तल्लक राजपूत घराने से था। तो वो ये समझता था कि ज़हीरुद्दीन बाबर का तैमूर ख़ानदान से तल्लक है, तो वो बरसगीर पाक व हिंद में आकर तैमूर की तरह लूट मार करके यहाँ से वापस चला जाएगा और बाद में रियासत में मुझे हुक्मरानी मिल जाएगी और मैं कामयाब हो जाऊँगा। तो एक नजूमी ने ज़हीरुद्दीन बाबर से कहा कि इस मर्तबा जंग में फ़तह के आसार कम दिखाई देते हैं। तो जब ज़हीरुद्दीन बाबर की फ़ौज ने ये अल्फाज सुने तो उनके हौसले पस्त हो गए। तो इन हालात में ज़हीरुद्दीन बाबर ने अपनी फ़ौज को बड़ा तारीख़ी खिताब फरमाया और कहा कि मुझे आप पर नाज है, आप मेरी बहादुर अफवाज हैं। हर शख्स दुनिया में आता है और दुनिया से चला जाता है। इंसान के लिए मौत लाज़िम है। फना का मकाम हर इंसान के लिए होता है। तो जंग के दौरान अगर हम इस वतन के लिए, दीन इस्लाम के लिए हम शहीद हो जाएंगे या गाज़ी बन जाएंगे तो हमारा नाम हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा हो जाएगा। तो सन 1927 में कनवाहा के मकाम पर ज़हीरुद्दीन बाबर और राणा सांगा के दरमियान जो जंग हुई, इसमें फिर ज़हीरुद्दीन बाबर ने फ़तह हासिल की। तो आगे आता है चंदेरी की फ़तह, वो भी ज़हीरुद्दीन बाबर ने हासिल की। बाद में ज़हीरुद्दीन बाबर जो थे वो बीमार हो गए और इंतकाल कर गए। तो ये आज हमने ज़हीरुद्दीन बाबर की हुकूमत का हिस्सा 2 बयान किया है। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।